यस सो हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंड बुक में फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन कि ये है क्या, बनते कैसे है। हमारे सिंपल जो अल्केन होता है उसमें से हम एक एच निकाल देंगे और अंदर हेलोजन ग्रुप का कोई भी मेंबर डाल देंगे तो वो बन गया हेलो एल्केन्स। और अगर बेंजीन है उसमें से एक एच निकाल दिया और फिर हेलोजन डाल दिया तो वो बन जाएगा हेलो एरीन्स। ओके, एकदम सिंपल। देन उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, बहुत बार रिवीजन भी कर लिया है। आफ्टर दैट IUPAC नेमिंग हमने देखा था, तो हमने फिर से रिवाइज किया था पूरा का पूरा क्लास 11th का और 12th का 3 डेज हमने लिए और पूरा का पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। उसकी प्रैक्टिस करना वो भी मैंने तुम्हें बताया था। देन एक दो न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया था। एंड देन हमने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वी हैव सीन टू मेक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। जैसे कि हमने अल्कोहल में से बनाया, हमने अल्केन में से बनाया, ओके, हमने हेलोजन में से हेलोजन बनाया। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनाए। तो वहां तक हमने डिस्कस किया था। लास्टली हमने वो कौन सी रिएक्शन, दो रिएक्शन देखी थी ना, सैंड मेयर, यस करेक्ट, सैंड मेयर रिएक्शन देखी थी और एक हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी लास्ट क्लास में। ओके, केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में। नाउ फर्दर वी हैव टू सी, दैट इज टुडे वी हैव टू सी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो अभी ध्यान से समझना फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि अभी जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पूरी की पूरी इसके बाद जो फॉलो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स है, मतलब चैप्टर्स है, उसमें सेम फंडा लगेगा। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली तो यहाँ पर अगर तुमने सॉल्युबिलिटी समझ ली, यहाँ पर तुमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया अच्छे से, तो सब जगह वही लगेगा। फिर चैप्टर भी चेंज हो गया है, मतलब हेलो एल्केन की जगह अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ओके, कीटोन पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो अच्छे से समझ लो, फिर वही कंसेप्ट बार बार ही वही चीज लिखनी है। क्लोरीन की जगह अल्कोहल लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, अल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन कंसेप्ट सेम वे में अप्लाई होंगे, तो अच्छे से समझ लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज उसकी होती है। ओके, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। द बेसिक मोटा डिफरेंस क्या है दोनों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम कुछ भी करो, प्रोसेस भी करो, तुम बॉयल भी कर रहे हो, तुम मेल्ट भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कंपाउंड चेंज नहीं होता, तुम्हारा कंपाउंड जो है वही है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तुम्हारा कंपाउंड जो है वो रहेगा ही नहीं, कुछ नया ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो दैट इज द बेसिक, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम भी डिस्कस करें, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम मेल्ट कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम सब्सटेंस को बॉईल कर रहे हो, तुम जो करना हो करो सब्सटेंस के साथ, लेकिन सब्सटेंस चेंज होगा नहीं। ओके, सब्सटेंस वही रहेगा। तुम्हारा सपोज अल्काइल है, सपोज क्लोरोमीथेन है तो क्लोरोमीथेन ही रहेगा। मे बी वो गैसियस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए, जो होना हो जाए, लेकिन रहेगा वही। ओके, वेरेस केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रहेगा ही नहीं, क्लोरोमीथेन में से पता नहीं कुछ भलता ही बन जाएगा। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में, तो वो हमें पता होना चाहिए। पता ही है, हमने रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है। ओके, सो मोटा 3-4 चीजें देखनी है, और जैसे मैंने पहले भी अभी भी बताया, सभी चैप्टर्स में यही 3-4 चीजें देखनी है, सभी चैप्टर्स में। ओके, क्या देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में? सबसे पहले उसका नेचर, कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वो लोग कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? फिर ये देखेंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, वो देखेंगे। और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे कि उसकी कोई फ्रेग्रेंस है क्या, ओके, वो देखेंगे। और सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि वो पानी में सॉल्युबल ज्यादा है, कम है, सॉल्युबल है भी या नहीं भी। ओके, सॉल्युबल भी है या नहीं सॉल्युबल है। जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि भाई पोलर, जब CX बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो
पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, पार्टिकल सब्सटेंस जो होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, वहीं पे सॉल्युबल होगा जनरल केस में। इट इज नॉट ऑलवेज, जनरल केस में 99.99% केस में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, तो जनरल केस में ऐसा होगा, तो हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। तो मोटा मोटा क्या डिस्कस करना है, उसका नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, ये हमें बताना है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो खत्म हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सभी चैप्टर में ऐसा, आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसमें भी ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, उसमें भी ऐसा, इसमें सब में ऐसा ही करना है। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अच्छे से समझ लेना, तो सेम कंसेप्ट हम बार बार लगाते जाएंगे। ओके, चलो, तो जितना हो उतना हम, भले ही ज्यादा टाइम जाए लेकिन अच्छे से समझ लेंगे, सो दैट फिर हर चैप्टर में हम इतने आराम से मत नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि हाँ भाई, अच्छा चलो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये अभी हम समझ लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही, फिर हमें वो याद भी रह जाएगा। लेकिन जितने डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगर तुम्हें समझ में ना आया तो उसके बाद भी उतने डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली समझ आ ही जाएगा, तो फिर वहां पर हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि सेम कंसेप्ट ही लगाना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो सबसे पहले तो कलरलेस की बात की कि कलर है या नहीं है। तो जनरली क्या होता है, ये लोग कलरलेस होते हैं, कलर होता ही नहीं है, पानी जैसे होते हैं। ओके, कलरलेस होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, लेकिन जैसे अभी हमने बताया एक्सेप्शंस होंगे, तो क्या है, ब्रोमाइड और क्लोराइड जब लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कलर दिखाते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, भाई ब्रोमाइड्स एंड, मैं तो क्लोराइड बोला, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट। ओके, जनरली सभी के फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, 4 लोग होंगे। ओके, उसके बाद तो रेडियो एक्टिव है। तो ये 4 जो है, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, मतलब पूरा ही आ गया हैलाइड में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें सभी लोग क्या होते हैं, कलरलेस। ओके, प्योर कंडीशन में, मतलब किसी के साथ जुड़े बुड़े नहीं है, प्योर कंडीशन में। और ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में वो लोग क्या हो जाते हैं, कलर शो करते हैं। कौन? आई ऐसे याद रख लो, आयोडाइड एंड ब्रोमाइड। ओके, चलो। Many volatile halogen compounds have sweet smell. Obvious है, ये जो है हमारे अल्काइल, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वॉलेटाइल ही होंगे जनरली। जैसे कि यहाँ पर पड़ा हुआ है अल्कोहल। ओके, सपोज क्या कैरोसिन पड़ा हुआ है, ऐसा कैरोसिन पड़ा है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पानी पड़ा हुआ है। ओके, तो ऐसे तुम ऐसे पानी को ऐसे स्मेल करो, कुछ नहीं, और यहाँ अरे ये तो पेट्रोल है, ऐसे क्यों? तुम्हें कैसे पता? तुमने तो चखा भी नहीं, तुम तो एकदम नजदीक भी नहीं गए, तो भी कैसे पता चल गया कि पेट्रोल है? क्योंकि वो वेपोराइज हो रहा है और वो वेपर तुम्हारे नाक में जा रही है, तो पता चल गया। ओके, तो उसकी वेपर नहीं बन रही, उसकी भी वेपर बन रही है, लेकिन इतने फास्ट नहीं बन रही है। वाटर की भी वेपर तो बनेगी, इवापोरेशन तो वाटर का भी होगा, लेकिन ये तो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ओके, मतलब तुरंत अभी ऐसे रखा तुमने बाहर, छू हो जाएगा, गायब। ओके, लाइक दैट। तो और फिर कैसी स्मेल आती है? स्वीट स्मेल आती है। ओके, जैसे शुगर केन की फैक्ट्री की पानोली साइड तुम जीआईडीसी में से जाओगे, यहाँ पे हाईवे पे से जाओगे, तो पानोली पे हमें स्वीट स्मेल नहीं आती, हमें बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। थोड़ी अमाउंट में हो तो अच्छी लगती है स्वीट स्मेल, लेकिन वहां पर तो इंडस्ट्री है, तो बहुत ज्यादा होगी तो फिर वो हमें अच्छी लगेगी नहीं। लेकिन थोड़ी तुम लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम्हें वो स्मेल थोड़ी बहुत अच्छी मीठी मीठी, जैसे कि अभी आम की देखो, आम ऐसे करेंगे तो कैसे खुशबू आती है आम की। ओके, दैट इज स्वीट स्मेल। ओके, चलो तो कई ऐसे हैं हैलोजन कंपाउंड जिनकी स्वीट स्मेल है। इतना मोटा मोटा समझ में आ गया। ये तो इंट्रोडक्शन था कि भाई दिखते कैसे है, कैसा है। तो दिखते कैसे वो तो बताया ही नहीं, मतलब जनरली मैं बता देता हूं तुम लोगों को क्या, कि रूम टेम्परेचर पे ये लोग गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो लिख लो, ऐसा हो तो। ये पॉइंट क्यों नहीं लिखना इन्होंने, तो लिख लो। ओके, आगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, तो लिख लेना क्या, रूम टेम्परेचर पर हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। रूम, अभी जैसे कि यहाँ पर मैं लेके आ जाऊं मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड कैसे होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, रूम टेम्परेचर पर। अच्छा,
तो ये तो हो गई नेचर की बात, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि नेचर के बारे में हमें पता करना है। तो नेचर कैसा है, तो नेचर में सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे ये लोग गैसियस होंगे। अच्छा ठीक है, फिर दिखते कैसे हैं, मतलब कलर है क्या, नहीं कलर नहीं है, कलरलेस है। लेकिन पर्टिकुलर आईडी जैसे कि आयोडाइड और ब्रोमाइड लाइट के कांटेक्ट में आने से वो लोग कलर शो करते हैं, वो भी हमने देख लिया। ओके, तो कलर कैसा है, अच्छा उनकी कोई फ्रेग्रेंस होती है क्या, गंध मारती है क्या, हाँ उनकी स्वीट स्मेल होती है। और ये लोग वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं और स्वीट स्मेल होती है। खत्म, इंट्रोडक्शन हो गया, एक मार्क आ गया, डन, याद रह गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना और बॉइलिंग मतलब बॉयल होना। और जो टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रहा है उसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। ये सब तो हमें पता ही है। ओके, अभी यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग की। हो गया, अच्छा खासा, बंद कर दो फैन। तो क्या बोल रहा था मैं, कि हम मेजरली बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग की, और मेल्टिंग की भी बात करेंगे, लेकिन मेल्टिंग का थोड़ा ही कंसेप्ट है तो वो हम थोड़ा देख लेंगे, जितना है उतना देख लेंगे। लेकिन और याद रखो, जब हम मेल्टिंग की बात करेंगे तो इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीजेस अभी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए याद रख लो कि मेल्टिंग के लिए इंक्रीजिंग और बॉइलिंग के लिए भी इंक्रीजिंग, सिर्फ एक केस में डिक्रीजिंग होगा। वो कौन सा एक केस है वो भी रीजन के साथ समझेंगे, लेकिन जैसे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे बाय डिफॉल्ट याद रखना हो तो याद रख लो क्या, कि अगर कभी भी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में कंपैरिजन करके पूछे, इसकी कंपेयर में ये, इसकी कंपेयर में ये, इसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में ये, बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। दैट्स इट, सब में बढ़ेगा ही एक्सेप्ट वन, एक में घटेगा। वो सब में बढ़ेगा, वो हम अभी रीजन के साथ समझेंगे क्यों बढ़ेगा। तो अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसमें तो तुम्हें रीजन पता होना चाहिए तभी तो लिख पाओगे, लेकिन एमसीक्यू है तब तो रीजन पता हो ना हो, तुम्हें तो डायरेक्टली लिखना है बढ़ेगा। ओके, तो मैंने तुम्हें याद रखवा दिया कि बढ़ेगा, और जब एक केस में घटेगा वो भी याद रख लिया कि एक केस में घटेगा, वो कौन से केस में वो भी हम देखेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो हमें लिखना पड़ेगा ना, जैसे कि हम याद रख लिया था कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े होकर आइसक्रीम का कोन खा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगी, कम होती जाएगी, और फिर कोन गिर गया तो एटॉमिक साइज, वो आइसक्रीम का कोन जमीन खा रही है तो एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगी। ये हमने याद रखा, लेकिन ऐसा ये याद तो एमसीक्यू में काम आएगा भाई। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो हमने तब डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कोई दूर है कोई नजदीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सब कुछ। तो वैसे ही अभी हमने याद रख लिया क्या, मेजरली सब कुछ बढ़ेगा ही आएगा, एक केस में घटेगा आएगा, वो एमसीक्यू के लिए। लेकिन रीजन समझते हैं कि क्यों बढ़ेगा और क्यों घटेगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव में हमें बोर्ड में तो पहले तो मार्क्स लाने हैं ना, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा चलो, तो स्टार्ट करते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर, देखो अब लिख लिया है मैंने, पहले बताया वो। अच्छा, आर गैसेज एट द रूम टेम्परेचर, तो ये सेंटेंस वहां लिख लोगे तो बेटर है। कहां पर, नेचर में, जब हमने बात की कलर कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसी है, वहां पर ये सेंटेंस ज्यादा सूटेबल है कि जो हमारे हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स कंपाउंड्स है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ओके चलो, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स, तो जैसे जैसे हायर मेंबर पे जाएंगे, मतलब तुम 4-5 तक जा रहे हो, 4 कार्बन 5 कार्बन तक जा रहे हो, तब तक तो वो गैसेस है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन और ज्यादा जा रहे हो, ओके, 9 कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की चेन है, 18 कार्बन की चेन है, ऐसे बड़े बड़े, तो जितने दूर जाएंगे, जितने ज्यादा कार्बन होंगे तो उनका फेज कैसा होता जाएगा, लिक्विड एंड सॉलिड। जितना, जैसे कि भाई 20 कार्बन की चेन है तो आंख बंद करके लिख लो सॉलिड होगा या रूम टेम्परेचर, लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन तो तुम्हें रूम टेम्परेचर पे इन लोगों का ही पूछेंगे कि गैसियस होते हैं जनरली। ओके, लेकिन जैसे जैसे उनकी कार्बन की चेन बढ़ेगी, कार्बन की चेन बढ़ेगी मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब क्या, उनका सब कुछ इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वो सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड का मास ज्यादा होता है ना, हाँ तो वैसे याद रख लो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वो सॉलिड बनते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। डन, ओके चलो। हाँ, सो रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं और हायर मेंबर्स लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड
मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ओके, और ये पर्टिकुलरली हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी हमने पढ़ लिया है क्या हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर होते हैं। क्यों जनरली पोलर होते हैं? एनी आइडिया? आइडिया तो है ही, अभी बताओ क्यों पोलर होते हैं जनरली ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन होता है वो जनरली पोलर होते हैं। क्यों? वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में 4th चैप्टर में कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ओके, जैसे कि कौन है ये लोग? ये लोग है कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो जैसे जैसे यहाँ आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये भाई साहब की है। करेक्ट, याद ही है हमें, सबके पास से ही ले लेता है, इवन अपनी फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ता। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, खींच लेगा वो इलेक्ट्रॉन को, ऐसे मैग्नेट की तरह खींच लेगा। ओके, तो कौन खींच लेगा? ये फ्लोरीन खींच लेगा। तो हम तो हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं। तो हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन तो होगा ही, और अगर हेलोजन होगा तो जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होगा? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। और क्या? जैसे अभी ये सब पढ़ा हमने मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड में क्या होगा? CH3Cl, लेकिन ये ClH के साथ थोड़ी जुड़ा हुआ है, वो तो कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड है ये, और कोवेलेंट बॉन्ड की ये जो एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन भाई साहब का, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है कंपेयर टू दी कार्बन। ओके, कार्बन की कंपेयर में क्लोरीन की भी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की भी ज्यादा होगी, ब्रोमीन और आयोडीन की भी ज्यादा। so, इन लोग की सबसे ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल में लास्ट में बैठे हुए ये लोग। ओके, और जनरली इनके साथ जुड़ा हुआ कौन है? मेटल। और मेटल जनरली कहां होते हैं पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट में। ओके, तो उनकी कंपेयर में तो ज्यादा ही होगी उनकी। तो कोई भी जुड़ा हुआ हो, जनरली कार्बन होगा, लेकिन कार्बन नहीं है और कोई दूसरा जुड़ा हुआ होगा तो भी कार्बन नहीं है और कोई दूसरा NaCl है, लो वो तो आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन कहने की बात है कि कोई दूसरा जुड़ा हुआ होगा तो भी ये लोग क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रो फास्ट तो नहीं जा रहा है ना, आराम से। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या करेगा? ये खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, खींच लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे धस जाएंगे। उसके पास चले गए तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ले नहीं लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ले नहीं लिया है। ओके, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि जनरली पोलर नेचर के होते हैं। बस खत्म, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू, अब ये पोलैरिटी ऐसे ही बात नहीं की, उसका रीजन उसके बेस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मासेस। दो चीजें, एक तो पोलैरिटी हायर होती है हेलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये हमने पढ़ लिया, एंड ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मासेस, इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में भी देखो कितने दूर है वो लोग। ओके, सो हायर मॉलिक्यूलर मासेस एज कंपेयर टू दी पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें से वो बने हुए हैं। जैसे कि ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड, तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन होगा? मीथेन। यस, ओके, डन। मीथेन में से ही तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि एक H हटा और फिर क्लोरीन आ गया। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब अगर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है और इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। देखो बाकी सब तो सेम है, कार्बन इसमें भी है, इसमें भी, हाइड्रोजन 3 इसमें भी है, तो चेंज किसमें है? इसमें एक क्लोरीन है और इसमें एक हाइड्रोजन है। तुम्हें पता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का या क्लोरीन का? क्लोरीन का। हाइड्रोजन का तो 2 है, क्लोरीन का तो 5। यस, ओके, तो पता है। तो फिर मीन क्या? वही तो बोले वो लोग कि पेरेंट कार्बन से उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। दो बातें बोली, पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। दोनों बातें समझ में आ गई? अच्छा, चलो। सो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी,
ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी दो टाइप के हैं। कौन से? एक तो डाइपोल डाइपोल और दूसरे वांडरवाल्स। वांडरवाल्स तो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, जैसे हम पढ़े थे कि वांडरवाल्स फोर्स तो दो की कोई भी पार्टिकल हो, तो जैसे H2O का एक, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी H2O के मॉलिक्यूल हैं सबके बीच में वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वैसे H2O की जगह मीथेन 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 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके बीच में वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ये भाई साहब सबके बीच में नहीं लगेंगे। डाइपोल 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 मतलब, ये डाइपोल डाइपोल मतलब पोलैरिटी की वजह से। पोलैरिटी की वजह से मतलब क्या? पोलैरिटी की वजह से, ये तो अभी जाने दो ना, अभी तो इसका क्या है। तो पोलैरिटी की वजह से मतलब क्या कि सपोज ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, H H H, और दूसरा है मेरे पास ऐसे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, H H H, ऐसे एक कंटेनर लिया जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोमीथेन के, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, डन, ओके। इन लोग के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी, ये लोग भी अट्रैक्ट करेंगे, ये लोग भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पोलैरिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या था? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। तो जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहां होगा उसके साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो जो मॉलिक्यूल के बीच में वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो तो है ही, एट द सेम टाइम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी है। तो हुआ क्या? अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, डन। इन शॉर्ट हमें अभी तक जो भी पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है और अभी हम उनको तोड़ेंगे। अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? उनको तोड़ना है हमें। बॉइलिंग मतलब तोड़ के लिक्विड से गैस में कर देना है, मेल्टिंग मतलब तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में कर देना है। तो उनके बॉन्ड को हम तोड़ने वाले हैं, ओके। तो अभी अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तोड़ना इजी होगा, या अट्रैक्शन कम होगा तो तोड़ना इजी होगा? कम होगा तो इजी होगा, करेक्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ना क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और तोड़ना हार्ड हो गया मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा हीट देनी पड़ी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई चला जाएगा। सिंपल है, ओके, डन। चलो, सो आर स्ट्रॉन्गर इन दी हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब हेलोजन, ये जो कंपाउंड है हमारा उसमें से जो बना वो डेरिवेटिव्स। मतलब जैसे कि इसका नहीं बोला कि ये मिथाइल क्लोराइड है तो उसका पेरेंट कौन हो गया? मीथेन। तो मीथेन का डेरिवेटिव है कौन? मिथाइल क्लोराइड। डेरिवेटिव, बच्चे को डेरिवेटिव बोलेंगे, पापा को पेरेंट बोलेंगे, ओके, मम्मी पापा, ओके। चलो, देन that is why the boiling points of chloride, bromide, iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of the comparable molecular masses. तो यहाँ पर हमने पहली बात की कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम ज्यादातर बात बॉइलिंग पॉइंट की करेंगे, लास्ट में मेल्टिंग की करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। अभी हमने किसकी बात की? कंपेरेबल मोलर मासेस की बात की। कंपेरेबल मोलर मास मतलब मैं दो लोगों को कंपेयर करूं, ओके, कि भाई चलो तुम दौड़ो और तुम दौड़ो ऐसे। तो भाई एक फास्ट दौड़ लिया और एक स्लो दौड़ा, तो क्यों भाई, क्यों एक फास्ट एक स्लो? भाई वो जो है स्लो दौड़ रहा था उसका वेट 120 kg था और वो भाई साहब का वेट 60 kg था, ऑब्वियसली वही जीतेगा। ज्यादा मास को कैरी करके कौन भाग रहा है? वो भाई साहब भाग रहे हैं, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हम किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे कितने परसेंटेज आए तो तुम बोलोगे सर 60%। अभी कोई 8th वाले स्टूडेंट को बोलो कितने परसेंटेज आए तो बोलेगा सर 99%। और तेरे से ज्यादा तो ये लोग होशियार है। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि वो 8th में है भाई, तो उसका 8th स्टैंडर्ड है, ओके, और तुम्हारा है। समझ में आ गया? ओके। तो किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे ही क्लास में 2 स्टूडेंट है और फिर मैं कंपेयर कर, ये उसका भी सेम पेपर, तेरा भी सेम पेपर, उसको भी सेम टीचर ने पढ़ाया और तुझे भी सेम टीचर ने पढ़ाया, तुम दोनों को सेम टीचर ने ही पेपर चेक किया, थोड़ा तो कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत मतलब होना चाहिए कि अच्छा तेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, तो फिर पता, हाँ सर पढ़ाई नहीं की थी, हम तो घूमने गए थे। ओके। तो फिर
पता चलेगा। वैसे तो कंपेयर कब कर सकते हैं हम, मेजरली जब सिमिलर चीजें हो तब। तो यहां पर हम कंपेयर कब करेंगे, जब उनके मॉलिक्यूलर मासेस कंपेरेबल हो मॉलिक्यूलर मासेस तब। मतलब कि तुम CH3Cl की कंपैरिजन तुम CH3 है ना, तो C2H5 C3H7 एंड C4H9 ऐसा करो, C4H9Cl। इसका अभी पहले मुझे ये बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या उसका ज्यादा होगा? किसका? इसका। हाँ, ये क्या है, इसको क्या नाम देंगे? करेक्ट, ब्यूटाइल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। ओके, और 1-क्लोरोब्यूटेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही नंबर पे मैंने तो बनाया ही नहीं। अगर बनाते अलग अलग जगह पे क्लोरीन जुड़ सकता है ना, लेकिन ऐसे ही लिख दिया है, मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके चलो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग भी इसका ही ज्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग की बात बाद में करेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका कम होगा, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हम इन दोनों की कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? कंपेयर उन लोगों की करनी है जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट इक्वल जैसा, इक्वल एग्जैक्टली तो नहीं होगा लेकिन नियर बाय हो। इसका सपोज 70 है तो इसका 65 to 75 के बीच में होना चाहिए। फिर इसका 70 है और ये भाई साहब का 170 है, इन दोनों की कंपेयर मत करो। वो तो ऑब्वियस है, ये लोग स्लो ही रहेंगे, मतलब बॉयल होने में स्लो रहेंगे, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका ही होगा। तो ऐसे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, ओके, कंपेयर कर सके वैसा हो, उनके लिए हम चेक करते हैं कि उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डन। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो कि सेम है, मान लो ऑलमोस्ट सेम जैसा है, तो तुम कंपेयर कर सकते हो और फिर कंपेयर करके बताओ कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका कम होगा। डन। ओके, फिर से यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हुआ, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो फिर से पढ़ लेता हूं, नहीं तुम कोई पढ़ो, नहीं भाई पढ़ो पहले से। हाँ पहले से। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड and some chlorofluoromethane are gases at room temperature. Higher members are liquid or solids. हाँ देखो, इसको तो मैंने बोला ना पहले पॉइंट में ही डाल दो, यहाँ से कट ही कर दो, ये पहला इंट्रोडक्शन में ही डाल दो कि भाई ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़े या कार्बन की चेन बढ़े तो वो लिक्विड और सॉलिड होंगे। अच्छा, उसको ऊपर ही डाल दो। फ्रेग्रेंस उनकी स्वीट स्मेलिंग होगी, फिर क्या देखा था, कलरलेस होते हैं, और आयोडाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं वो लाइट की कंपेयर में लाइट के प्रेजेंस में कलर शो करते हैं। तो वो सब चीजें उसमें ही लिखो। यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, मेनली बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। किसको कंपेयर करने वाले हैं हम, जिसका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो उसकी बात करने वाले हैं। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने दो टॉपिक मेनली समझे। कौन से दो टॉपिक मेनली समझे? एक तो पोलैरिटी समझे, ओके, एक तो हमने पोलैरिटी समझी कि पोलैरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके डन। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंपेयर टू दी पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मासेस। तो पोलैरिटी भी हमने समझ ली। पहले तो पोलैरिटी की बात की, तो पोलैरिटी में हमने समझा क्या कि हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी पोलैरिटी ज्यादा ही होगी कंपेयर टू दी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो उनकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ा, उनके मोलर मास भी ज्यादा होंगे, वो भी हमने कंपेयर करके देखा कि एक साइड मीथेन है और एक साइड मिथाइल क्लोराइड है, तो मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और यहाँ पर हो रहा है पोलैरिटी। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उनकी बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्यों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा? ड्यू टू 2 रीजंस। एक तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और दूसरा डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। डाइपोल मतलब जैसे हमने डिस्कस किया वो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक ही कंटेनर में पड़े हुए हैं, वो लोग भी एक दूसरे से अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो एक तो मतलब हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर से CH4 का एक मॉलिक्यूल, ये CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल, ये CH4 का तीसरा, ये CH4 का चौथा। ओके, अब यहाँ पर तुमने डाल दिया है क्या, थर्मोमीटर, और यहाँ पर तुम गर्म कर रहे हो। तो गर्म करेंगे
तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, मतलब टेम्परेचर रीच होगा और वो वेपर बन जाएंगे। वेयर एज यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3Cl, ये एक, ये दूसरा CH3Cl, ये तीसरा CH3Cl, ये चौथा CH3Cl। इन लोगों के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स है, इन लोगों के बीच में भी वान डेर वाल्स फोर्स है, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स इन लोगों के बीच में है, यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा है, किन की, हेलोजन वाले कंपाउंड की। तो यहाँ पर जहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहां होगा उसको पकड़ के रखेगा। एक फोर्स तो सेम है, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स तो सेम है, लेकिन दूसरा एक एडिशनल फोर्स है ना। तो यहाँ पर भी तुमने थर्मोमीटर डाल दिया और यहाँ पर भी तुम अगर गर्म कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल तो बॉइल होके ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये भाई साहब रुक, नहीं जाने दूंगा तुझे, ऐसे नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि वान डेर वाल्स के तोड़ने के लिए तुमने यहाँ जितनी एनर्जी दी उतनी तो दे दी, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है ना, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है, इसलिए वो खींच के रखेगा, नहीं तुझे नहीं जाने दूंगा, मुझे भी ले जा ऐसे साथ में। तो वो दोनों को साथ में ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी दी तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डन, पक्का, ओके, चलो। सो वही चीज बताई है, एंड दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द ऑर्गेनिक, जो भी दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हो, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या किया, जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर, अभी हमने किसके साथ कंपेयर की, पहली कंपैरिजन हमने कर ली, किसकी, हेलो एल्केन्स की, किसके साथ, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ। जरूरी नहीं है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए, मतलब मिथाइल क्लोराइड की कंपैरिजन तुम मीथेन के साथ ही करो, तुम इथेन के साथ भी कर सकते हो, तुम किसी और के साथ भी कर सकते हो, बट द कंडीशन इज उनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। तो तुम कंपेयर करो और फिर बताओ कि किसका ज्यादा होगा, ड्यू टू बाय दिस टू इफेक्ट, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर मासेस की वजह से कौन ज्यादा होगा, वो कब तुम बताओगे, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। जैसे लिफ्टिंग कंपटीशन, वो जिम में सब एक्सरसाइज और वो सब करते हैं, तो कंपटीशन में ओलंपिक में देखते हैं ना हम, कि सपोज इसने उठा लिया 60 kg और ये गोल्ड मेडल जीत गया, भाई 60 kg क्यों उठा लिया, भाई उसका मास ही खुद 30 kg है, तो उसने 60 kg उठा लिया, ओके। लेकिन कोई 120 kg वाला ऐसे करके, ऐसे 60 kg ऐसे करके पैर से उठा लेगा, तो वो गोल्ड मेडल नहीं जीतेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कैटेगरी होती है, भाई तुम्हारी कैटेगरी 120 kg वाले लोगों के साथ ही तुम्हारी फाइटिंग होगी, तुम्हारी कंपटीशन होगी, तुम्हारी 30, 20, 15, 20 वो लोगों के साथ ही तुम्हारी कंपैरिजन होगी। कैटेगरी होती है ना, तो ये कैटेगरी मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, तभी तुम कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज कंपेयर कर सकते नहीं है। पहली कंपैरिजन कर दी हमने किसके साथ, सिंपल हाइड्रोकार्बन के साथ, हेलो एल्केन की सिंपल हाइड्रोकार्बन के साथ, जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा होगा वो हमें पता चल गया, कौन ज्यादा होगा, यही ज्यादा होगा, कौन, हेलो एल्केन्स। क्या ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डन, पक्का, ओके, चलो आगे। बहुत जितने ऐसे घुमा फिरा के कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से, लेकिन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। समझे हुए हो तो तुम अभी अभी तुम उसको खुद के वर्ड्स में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। The attractions get stronger as molecules get bigger in size and have more electrons. सिंपल है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़ा होता जाएगा, मतलब जैसे कि मेरे पास पहले 1 कार्बन था, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, तो क्या होगा, कार्बन के कंटेंट बढ़ रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वो लोग एक दूसरे के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से चिपक जाएंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से चिपक जाएंगे तो उनको एक दूसरे अलग करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो बॉयल होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा। सिंपल है, ओके। चलो सब जगह इंक्रीज ही हो रहा है, देखो। So size and have more electrons. The pattern of variation of boiling point of different halides is depicted in this figure. Figure अभी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो देखनी पड़ेगी क्योंकि आगे उसी पे ऊपर से सेंटेंस बनाया हुआ लग रहा है। ओके, देखो तो फिगर में क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की कंपैरिजन की गई है। ये है हमारा CH3X 1 2 3,
ये है हमारा CH3 CH2X इथाइल हैलाइड, ओके, और ये है प्रोपाइल हैलाइड। डन, ओके, ये 3 है। अभी इनका बताया गया है कि देखो रेड कलर का है क्लोराइड, ब्लू कलर का है ब्रोमाइड और येलो कलर का है आयोडाइड, ओके। तो कंपैरिजन की गई है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अभी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन देखने से क्या समझ में आता है, अभी जो हम समझे वो क्या, कि अगर हम कार्बन के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, बढ़ा रहे थे, चलो बढ़ाते हैं। यहाँ पर है 1 कार्बन क्लोरीन, यहाँ पर है 2 कार्बन हाइड्रोजन तुम लगा देना क्लोरीन, यहाँ पर है 3 कार्बन क्लोरीन, यहाँ पर है 4 कार्बन क्लोरीन। अब तुम ही बताओ इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये 4 में से? सेम हो गया, ये 4 नहीं किया क्या, ये 4 फोर्थ वाला। डन, ओके। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन, कि ये क्लोरीन तो वही है लेकिन 4 कार्बन हो गए तो मोलर मास तो ये भाई साहब का सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा। अभी तो हमने 2 चीज पढ़ी क्या, एक तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पोलैरिटी की वजह से और मोलर मास, तो ये इन लोगों का ज्यादा हो गया, इन लोगों का ज्यादा हो गया, मतलब ग्रेटली ज्वाइन है ये लोग, ग्रेटली ज्वाइन है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर हाई होके बॉयल हो रहे हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज हो गया। तो वही चीज है। तो देखो यही चीज अब यहां समझते हैं हम। कार्बन देखो, क्लोरीन 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 ही है, एक एक ही है वापस, लेकिन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो देखो हर जगह एक एक ही एक्स है, लेकिन 1 कार्बन, ओके, कौन है ये भाई साहब, रेड कलर ले लो, चलो, तो कौन है क्लोराइड, तो देखो सब क्लोराइड है, तो ये रेड कलर देखो, ये रेड कलर देखो, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये है 250 के करीब और ये हो गया 290 जैसा, ओके। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, क्लोरीन तो एक एक ही है, ओके। हाइड्रोजन को तो अभी निग्लेक्ट कर ले ये लोग, निग्लेक्ट कर, देखो उसको तो पीरियोडिक टेबल में भी बार जगह नहीं मिली ओके, ठीक है। देन आगे, लेकिन उसके बिगर चलेगा भी नहीं, हाँ हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ चलो। सो अभी देखो और आगे बढ़े तो 2 से 3, तो देखो और 300 से भी ऊपर चला गया, तो मतलब कार्बन बढ़ रहा है। हम ये रेड रेड की कंपेयर कर रहे हैं, ओके। क्यों? क्योंकि सब में एक एक ही एक्स है, इसमें भी एक और सेम एक्स है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। डन, समझ में आ गया? तो इससे हमने क्या सीखा कि 1 कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, फिर 3 कार्बन है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। क्योंकि पोलैरिटी तो वही रहेगी, क्योंकि क्लोरीन तो सब में एक ही है, ओके। सो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से उनके बीच का अट्रैक्ट, ये सब नहीं, तुम्हें तो बस इतना बोलना है कि ऐसे से ऐसे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, खत्म। ये तो हम रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ इससे ज्यादा अट्रैक्शन इसके बीच में है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर हाई जाएगा और फिर जाके बॉयल होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ जो लिखा हुआ है वहां पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डन, पक्का समझ लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और लगाते हैं, क्या लगाएंगे, CCl, CF, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे लगाया लो। अब देखो थोड़ा चेंज कर दिया, कार्बन सब जगह सेम है लेकिन जो हेलोजन लगा हुआ है वो अलग है। कार्बन सब जगह सेम है लेकिन जो हेलोजन लगा हुआ है वो अलग है, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है और एक में आयोडीन है। क्या लग रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, QCF और QCI? हाँ वही पकड़ना है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। क्यों? वही आइसक्रीम तो जमीन खा रही है, तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और आयोडीन तो सबसे बड़ा आयोडीन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, ओके। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन वही सारे वापस तो वही सारे रीजन आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें देखना है मॉलिक्यूलर मास, ओके। मॉलिक्यूलर मास से ही तुम्हें पता चल जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जैसे हमने इसके पहले भी मॉलिक्यूलर मास से ही तो बताया, सब में क्लोरीन ही जुड़ा हुआ था लेकिन 1 कार्बन,
फिर 2 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, 3 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास और बढ़ गया, 4 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास और बढ़ गया। तो वैसे ही यहाँ पर कार्बन तो एक एक ही है, लेकिन हेलोजन चेंज हो गया। तो हेलोजन चेंज हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट तो ज्यादा एनर्जी तो तोड़ने के लिए, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई चला जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट यहां भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका कम, फिर उसके कम, सबसे कम इसका। डन, पक्का समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने अल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन की हाइड्रोकार्बन के साथ। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की पेरेंट हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम जैसा है उसके साथ कंपेयर की। उसके साथ कंपेयर की तो किसका ज्यादा आया। अब तो मॉलिक्यूलर मास से भी तुम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो तुमने सेम ले लिया है। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया, अल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन किसके साथ की, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ, जिसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है या उसके जैसा कोई भी हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो तो तुम बोल दोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, हेलोजन ग्रुप वाला, अल्काइल हैलाइड वाले का। क्यों, क्योंकि फिर मॉलिक्यूलर मास के बाद वो दूसरा भी तो है पोलैरिटी, वहां पे हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी नहीं है, यहां पर पोलैरिटी है। डन, वो पहली कंपैरिजन। दूसरी कंपैरिजन, हमने सब जगह सेम हेलोजन लगा दिया, लेकिन कार्बन अलग अलग लॉन्ग चेन लगा दी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यहां तो मॉलिक्यूलर मास से ही कंपेयर कर लो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा हुआ। तीसरा, देखो सब में बढ़ रहा है, मैंने बोला ना सब में ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, सिर्फ एक में घटेगा। ओके, तो ये दूसरा बढ़ा। तीसरा कौन सा, तीसरा हमने कंपेयर किया, हेलोजन हमने सेम रखा था, हेलोजन ही अलग कर दो, लेकिन कार्बन सेम रखो। सपोज 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मॉलिक्यूलर मास से ही कंपेयर कर लो। मॉलिक्यूलर मास तो आयोडीन का सबसे ज्यादा है। ओके, तो वापस बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ही सबसे ज्यादा होगा। तो अगेन क्या हुआ, फ्लोरीन टू आयोडीन गए तो इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हुआ। डन, पक्का समझ में आ गया, श्योर। डन, 3 चीजें हमने डिस्कस की और वो तीनों में इंक्रीज ही हो रहा था। एक चौथा जिसमें डिक्रीज हो रहा है वो अभी डिस्कस करते हैं, फिर बुक में आ जाते हैं, क्योंकि एक बार लिंक आ गई है तो पढ़ ले, फिर बुक का भी देख लेंगे। देखो तो क्या डिक्रीज वाला, अच्छा 1 2 3 4 क्लोरीन, एक 2 3 4 क्लोरीन, 1 2 3, यहाँ पे लग गया, 1 2 3। चलो इसकी कंपेयर कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ लगा, फिर क्लोरीन यहाँ लगा, ऐसे समझो कि यहाँ पर है सी। इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों की कंपेयर करते हैं। देखो अभी मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करो, 4 कार्बन 4 कार्बन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, सेम ही आएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो सेम आएगा, तो कंपेयर कर सकते, मॉलिक्यूलर मास से नहीं बता सकते, क्यों, सेम ही आएगा ना, जितना भी है सब कुछ, इसमें भी हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन। ये क्या है ये दोनों आइसोमर्स, यस, तो ये दोनों तो आइसोमर है, तो आइसोमर का तो मॉलिक्यूलर मास सेम ही होता है। अच्छा, अब इनमें अगर बताना हो कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ओके, तो कैसे बताएंगे फिर, जैसे कि इसका नाम कैसे करते हैं हम, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, क्या हुआ ये कैसे आवाज निकाल रहे हो निशा ओके, देखो तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हाँ 1 2 3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वैसे करते हैं ना, तो प्राइमरी कौन सा है, ये है, ये पहला वाला, क्यों प्राइमरी है वो, ये भी तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। ओके, अभी देखो इसका भी एक अच्छे से रुको,
अरे रब कर दिया, चलो। देखो यहां पर है मेरे पास सी 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 एल, फिर दूसरा है सी 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 एल, सी 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 सी, ऐसे भरा पड़ा है पूरा का पूरा, एक ही कंपाउंड भरा पड़ा है। ओके, सेम वॉल्यूम का दूसरा कंटेनर है, थोड़ा सेम नहीं लगेगा लेकिन मान लो सेम वॉल्यूम का है, सी 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 एल ऐसे। ओके, फिर से सी 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 ऐसे। ओके, फिर तीसरा भी सी 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 सी। देन एक और बना देते हैं, वॉल्यूम सेम है ना कंटेनर का, सी 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 एल सी एल, सी 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 एल सी एल, थोड़ा कम हो गया। अच्छा चलो अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे बाद में आएंगे। ये देखो एक लाइन में है पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल, उसके ऊपर ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे। तो इसकी जो सेंटर लाइन है, ओके, इसकी सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन, इसकी सेंटर। तो देखो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होगा, वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, ये सब में सेम नहीं होगा। ओके, तो यहां पर अभी तुम बताओ कि इनमें से किसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और किसमें वीकेस्ट होगा? जस्ट गैस करो। स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें होगा, ये है फर्स्ट, चलो इसको फर्स्ट मान लो। इसमें क्या होगा? इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसमें लोएस्ट वीकेस्ट, और इसमें मॉडरेट। वो सही सवाल, वो सही जवाब है। ओके, कैसे? क्योंकि इसकी सेंटर लाइन देखो, इसकी सेंटर लाइन देखो, इसकी सेंटर लाइन देखो। मैंने क्या बोला? सबका सेम कंटेनर है, मतलब मान लो कि कंटेनर का वॉल्यूम कुछ भी हो 1 मीटर क्यूब। ओके, तो 1 मीटर क्यूब में सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल्स आएंगे। 1 मॉलिक्यूल में इसके 10 तो नहीं आएंगे, लेकिन मे बी 8 आ जाए या 7 आ जाए, और सबसे कम किसके आएंगे? इसके आएंगे। क्यों? ये जगह ज्यादा रोक रहा है। क्यों जगह ज्यादा रोक रहा है ये? क्योंकि ये ब्रांच्ड कंपाउंड है, इनकी ब्रांचेस निकली हुई है। इसमें तो एक एक ब्रांच निकली हुई है, इसमें तो 2-2 ब्रांच निकली हुई है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, और डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड वीक होने लगता है। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड वीक होता है। अभी तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसी है? एकदम बढ़िया। फिर अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ी वीक हो जाएगी, फिर और नेक्स्ट ईयर थोड़ी और वीक हो जाएगी, फिर 5 साल के बाद तो अच्छा हाँ वो हम साथ में ट्यूशन जाते थे, बस उतनी ही रहेगी। ओके, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अभी डिस्टेंस कम है, इसलिए बॉन्डिंग है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, ये वर्ल्ड का नेचर है। ओके, तो नेचर का नेचर ही ऐसे है। नेचर का नेचर ही ऐसे है कि ऐसा हो जाएगा। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड क्या हो जाए? बॉन्ड ऑब्वियसली, जैसे वो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते थे तो भाई ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, और फिर ये 3 बॉन्ड। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था? ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा थी? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। तो देखो बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है वो वीकेस्ट है। वो डंडे का एग्जांपल दिया था ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इजीली तोड़ देंगे। इतना है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और इतना नाखून जितना ही है, और नाखून के टिप जितना, नेल के भी टिप जितना है, कोई उसको तोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करे। अरे पकड़ में ही नहीं आ रहा, तोड़ेंगे कैसे? लाइक दैट। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है
तो वो वीकेस्ट है। तो वैसे ही यहां पर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो वीक है, इसको थोड़ी एनर्जी दोगे वो बॉयल हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉयल होगा। इसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास सब में सेम है, ओके, पोलैरिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका लोकेशन, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चर सबका, स्ट्रक्चर मतलब जो स्पेस में उनकी जो जगह है, ब्रांच, देखो यहाँ पे एक ही ब्रांच है, यहाँ पर दो ब्रांच है, लोकेशन भी उनकी चेंज हो गई। ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये इनकी तो पहले हमने जो बताया उसकी कंपेयर, यहाँ पर तो 2 क्लोरीन है, यहाँ पर तो एक ही क्लोरीन है। लेकिन कहने का मीनिंग है जहां पर एक ब्रांच हो उसकी कंपेयर में 2 ब्रांच हो, तो जो 2 ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फिर एक ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा उसकी कंपेयर में। और जहां पे एक भी ब्रांच ही नहीं है, सीधा सीधा ही ऐसे थप्पी के ऊपर थप्पी, वो कहाँ गया, ये ऐसे ही है जैसे कि एक बोर्ड है, ओके, तो ये एक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल आ गया, इसके ऊपर दूसरा उठा के ऐसे दूसरा आ गया, उसके ऊपर तीसरा उठा के तीसरा आ गया, तो इतने में ही 3 आ गए। लेकिन ब्रांच वाला होगा तो पहला यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, वही तोड़ना होगा तो थोड़ा ही मारेंगे, टूट जाएगा। डन। जल्दी टूट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो, और जल्दी नहीं टूटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई। डन, ओके। तो यहां हमने समझा क्या कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? प्राइमरी का, और टर्शरी का सबसे कम। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? ये भाई साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा तो एनर्जी ज्यादा दो, ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा बॉइल, टेम्परेचर राइज होगा, बॉइल होगा, ओके। और ये सबसे कम। तो इसमें अगर हम ऐसे आगे बढ़े हम 1 2 3, ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। बाकी सब में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? अभी ये कंसेप्ट को घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछे, लेकिन तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो। तो ये हमने चार अलग अलग वे में समझा। पहला क्या समझा? अल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन की हमने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन के साथ। तब जब हमने कंपेयर की तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्काइल क्या था वो? हैलाइड, यस, अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू मोलर मास तो सेम है, लेकिन ड्यू टू पोलैरिटी। अच्छा, ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरा क्या? कार्बन ऐसा समझो सेम है, कार्बन सब में एक कार्बन, लेकिन हेलोजन अलग अलग लगाए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास तो आयोडीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब वो जो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट। डन। अच्छा, फिर दूसरा, हेलोजन सेम लगाओ लेकिन कार्बन अलग अलग नंबर में लगाओ। हेलोजन क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेकिन कार्बन हमने चेंज कर दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो ज्यादा कार्बन, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल हाई। डन। और डिक्रीज यहां हो रहा है जहां पर आइसोमर्स हो, ब्रांच हो, तो टर्शरी से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी का, और सेकेंडरी से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी का। डन। पक्का याद भी रह जाएगा और समझ में भी आ गया। समझ में तो आ गया ना? हाँ, याद भी रख लेना। ओके, चलो। बस तो अब बुक में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ, तो फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप सेम है। अल्काइल ग्रुप सेम मतलब मिथाइल, मतलब सब में एक कार्बन है, ऐसा बोल रहा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो देखो सबसे ज्यादा आयोडीन का आया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का ज्यादा है। सब में एक एक ही आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, मतलब CH3 मतलब एक कार्बन ही है। तो कार्बन, लेकिन सबसे कम किसका आया? फ्लोरीन का, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। ओके, डन।
This is because with the increase in the size and mass of the halogen atom, the magnitude of van der Waals forces increases. Yes, okay. आगे बढ़ते हैं. देखो कंपेयर करते हैं. The boiling points of isomeric haloalkanes decrease. यहाँ आ गया decrease with the increase in branching. जितनी ब्रांच ज्यादा करेंगे उतना अट्रैक्शन कम होगा. जितना अट्रैक्शन कम, थोड़ी एनर्जी डालेंगे और टूट जाएगा. थोड़ी एनर्जी में टूट गया तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस. ओके, सो फॉर 2-bromo-2-methyl propane हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग 3 आइसोमर्स. ये 3 आइसोमर्स है. ओके, देखो तीनों में क्या है, 1 2 3 4 कार्बन 1 हेलोजन, 4 कार्बन 1 हेलोजन और 4 कार्बन 1 हेलोजन. ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शरी. क्यों? क्योंकि हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है. हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. और हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा है दूसरे 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी. अभी दूसरा ऐसे लगाऊंगा तो वो और ऊपर जाएगा. इतने में तो 2 ही आएंगे, इतने में इसके शायद 3 आ जाएगा और इसके तो 5 10 आ जाएंगे यहाँ तक. ओके, तो बॉन्ड इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें प्राइमरी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. ओके, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाई. देखो अभी ये खत्म, अभी दूसरा कंसेप्ट है. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, अभी अलग है ना, आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स, मतलब हेलो एल्केन्स की बात नहीं चल रही, हेलो एरीन्स की बात चल रही है. हेलो एल्केन्स की हो गई, अब हेलो एरीन्स की बात चल रही है. सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम. मतलब जनरली सेम जैसा ही होता है, जिसमें 2 हेलोजन लगे हुए हो. ओके, बोला है ना डाई हेलोबेंजीन्स. लेकिन रुको, हाउएवर द पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. तो बॉइलिंग पॉइंट्स तो नियरली सेम होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ना थोड़ी ही बात करेंगे मेल्टिंग की. ये थोड़ी बात आ गई मेल्टिंग की. बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेम, ऑलमोस्ट सेम. सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम. ऑलमोस्ट लिखा है, हाँ, वेरी नियरली सेम. ओके, मतलब ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं, वेरी नियरली सेम. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जो पैरा होते हैं, मतलब ऑर्थो पहला, मेटा और फिर पैरा, तो जो पैरा होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. क्यों? उनके शेप की वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से. सिमेट्री होती है उनमें, नीचे एक ऊपर एक, तो वो हो गया पैरा. लेकिन यहाँ एक और यहाँ एक ऑर्थो. तो जैसे अभी मैंने वो बोर्ड का एग्जांपल बताया ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे थप्पी बन सकती है. किसकी? पैरा की बन सकती है. ऑर्थो और मेटा की बन सकती नहीं है. उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी. तो अगर पैरा की ऐसे बन सकती है तो मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो बॉइल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल हायर. लेकिन हम यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. बॉइलिंग पॉइंट तो सबके ऑलमोस्ट सेम जैसे होंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी सेम जैसे ही होंगे, लेकिन पैरा पोजीशन वाला होगा उसमें हायर होगा. क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री है उसमें, और सिमेट्री की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ज्यादा एनर्जी देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होगी हायर. वही चीज है. डन. ओके, चलो उसका एग्जांपल नहीं, अच्छा दिया हुआ है, ये रहा. ओके, देखो जो बोले हम, जो हमने डिस्कस किया वही. ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा. तो देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो 453, 446, 448, ऑलमोस्ट सेम जैसा है, ऑलमोस्ट नियरली सेम जैसा है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखो 256, 249 और ये देखो 323, ये हायर चला गया ना. ये देखो 256, 249, ये भी नियरली सेम है, ये बहुत ज्यादा दूर चला गया. 323 किस में? पैरा में. डन. नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं क्या? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका, तो पैरा का. डन. ओके, पक्का समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज लिखी हुई है, देखो. However, para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. It is due to the symmetry of the para isomers that fits in the crystal lattice better as compared to the ortho and meta isomers. Done? समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा था किसका था ये? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट.
सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी, नेचर के बारे में बात की। नेचर में क्या बात की, अरे भाई वो लोग रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ये लोग होते हैं गैसियस फॉर्म में। अच्छा, लेकिन अगर उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाए, लॉन्ग चेन बढ़ती जाए कार्बन की, तो वो लिक्विड और सॉलिड में भी होते हैं। ठीक है, दिखते कैसे हैं, जनरली दे आर कलरलेस। ओके, बट आईडी, आयोडाइड एंड ब्रोमाइड, वो देखो तुम्हें मैं जब पढ़ाता हूँ ना तब मैं भी याद रख लेता हूँ, नहीं तुम पहले मैं क्लोराइड बोला था, याद है। ओके, क्यों, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि हाँ एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, मैंने तुम्हें बताया, ट्रिक तुम्हें बताई, वो ट्रिक फिट हो गई मेरे में भी, तो तुम्हें भी फिट हो जानी चाहिए। आईबी, ओके, तो आईबी मतलब आयोडाइड और ब्रोमाइड, वो लोग अगर लाइट के एक्सपोजर में आए, मतलब लाइट के कांटेक्ट में आए, तो उनका कलर आता है। अच्छा ठीक है, कोई बदबू आती है क्या, कोई स्मेल आती है क्या, हाँ मीठी मीठी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस, तो स्वीट स्मेल होती है, और वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। ये था उनका नेचर। अच्छा, फिर हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने 4 बात की, 4। ओके, कौन कौन सी, सबसे पहली, अभी ये रिवीजन चल रहा है, सबसे पहली क्या, अल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन विद द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन के साथ। तो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल हैलाइड का। अच्छा, फिर नेक्स्ट, कार्बन नंबर सेम, मतलब आर सेम, लेकिन हेलोजन अलग अलग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, आयोडीन वाले का। अच्छा, फिर एक्स सेम, क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेकिन कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 तो किसका ज्यादा, जो सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसका। अच्छा, लास्ट जहां पे डिक्रीज होता है वो, तो डिक्रीज मतलब ब्रांच वाला है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी, और लास्ट में टर्शियरी का। तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने लाए हैं किसको, हेलोएरिन्स को। तो हेलोएरिन्स में उन्होंने जैसे बताया वैसे कि जनरली बॉइलिंग पॉइंट तो सेम जैसे ही होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम जैसे होते हैं, लेकिन अगर मेटा, ऑर्थो, पैरा आइसोमर्स हो, तो उस केस में जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, मतलब पैरा वाला जो कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर सिमेट्री। डन, याद रह गया सब कुछ, पक्का। ओके, अब नेचर देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, अब देखते हैं 2 चीजें बाकी है, एक तो डेंसिटी और दूसरा सॉल्युबिलिटी। ओके चलो, डेंसिटी तो कुछ नहीं, मोलर मास अभी हमने देखा ना, किसका मोलर मास ज्यादा होता है, बस। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मोलर मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, मोलर मास कम तो डेंसिटी भी कम, खत्म। ओके, वही चीज है। देखो डेंसिटी, ब्रोमो आयोडो पोली क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन द वाटर। हाँ हेवियर है, मॉलिक्यूलर मास उनका ज्यादा है। ओके, हेवियर है। अच्छा चलो, किसकी कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में। द डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ पता ही है, कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हिमांशु, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ओम? ये तुम लोग हो या नहीं हो लेक्चर में? हाँ केजी और मीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला के ऊपर से ही यूनिट बताओ। अच्छा चलो, क्या बोल रहे हैं कि वाटर से ज्यादा हैवी होते हैं। ओके, अच्छा, द डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम्स। ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ओवरऑल मास बढ़ेगा, और ओवरऑल मास बढ़ेगा तो डेंसिटी और मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये घटेगा, खत्म बात हो गई। मतलब कि अगर तुम्हें कोई बोल दे कि भाई CCl है और CCl है और CCl है, तो बताओ इसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की। इसमें क्या है, ओके, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी उसकी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। सिंपल है। ओके चलो देखो, डेंसिटी ऑफ सम हेलो अल्कीन्स, देखो ये C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I, तो मतलब C3H7 तो सब में ही है,
तो सिर्फ हेलोजन अलग अलग है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें तो पता है आइसक्रीम का कौन जमीन खा रही है, आयोडीन सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है। ओके, तो आयोडीन हैवीएस्ट है तो उसका डेंसिटी ज्यादा, देखो 1.747, फिर ये कम, ये सबसे कम। डन। ओके, दूसरा CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। अभी इसमें देखो, इसमें क्या किया हमने, ये जो R लगा हुआ है ना वो सेम था, R लगा हुआ है वो सेम था, हेलोजन अलग अलग था। यहां पर हेलोजन सेम है लेकिन जो R लगा हुआ है वो R भी सेम है, एक्चुअली मिथाइल ही है, लेकिन हाइड्रोजन अलग अलग है ना। हेलोजन सेम हेलोजन है लेकिन सेम नंबर में नहीं है। हेलोजन सेम ही है, सब में क्लोरीन ही है, लेकिन एक एक ही नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। ओके, तो ज्यादा क्लोरीन होंगे। अभी यहाँ पे कंपैरिजन किसकी करनी है, कार्बन तो सब में एक ही है, अच्छा ठीक है, लेकिन सब में अलग अलग क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऑब्वियसली अभी तो हमने कंपेयर किया था, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास। तो फिर जिसका यहाँ पे 4 है बस, तो वो हैवीएस्ट तो हो गया ना 1.595, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बोल देंगे कि ये 3 कंपाउंड है, बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा, तो अभी तुम्हें आना चाहिए, वो आएगा ना। ओके, सिंपल है, देख के ही पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, सिंपल। ओके चलो, अच्छा बताओ कि ये 3 गिवन है और ऐसा पूछा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो उसी का आएगा। वहां पर भी तो हम मॉलिक्यूलर मास ही देखते हैं। ओके चलो, हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्युबिलिटी। तो देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 चीजें डिस्कस कर ली, नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंड लास्ट सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं। ओके, इजी है। चलो, द हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ये लोग सॉल्युबल ही नहीं रहते, मतलब रहते हैं बहुत 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 कम, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलोएल्केन्स इन वाटर, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between the water molecules. इसको समझ से थोड़ा। हाँ देखो, जैसे कि ये एक कंटेनर लिया और ऐसा ही एक दूसरा कंटेनर लिया, यहां पर मेरे पास है पानी, 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 ओके, और यहां पर है मेरे पास RX, 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 वैसे डन। ओके, अब ये है कौन मेरा अल्काइल हैलाइड, वो है मेरा कौन पानी, वो है क्या मेरा सॉल्वेंट, ये क्या है मेरा सॉल्यूट। इसको मैं डालूंगा ऐसे, ओके, ऐसे करके ऐसे डाल दिया, तो ये डाल दिया, अब उसको हिलाओ, हिलाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो पड़ा वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्यों ये सॉल्यूबल नहीं है, क्योंकि पानी है, और पानी में तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पढ़े हुए हैं हम 4th चैप्टर 11th में, वो VACPR में भी देखा था हमने। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर वो अट्रैक्शन जो होता है, वो रिपल्जन की वजह से उनका एंगल जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये जैसे कि वो है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो ये एंगल जितना होना चाहिए 109.5 उसकी बजाय हो जाएगा 104.5, मतलब एग्जैक्टली वो 109.28 मिनट, डिग्री और मिनट में बोले तो अलग, अदरवाइज 0.5। ओके, तो ऐसा हो जाता था, याद आया थोड़ा बहुत, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं याद दिला रहा हूँ, क्यों, ये समझाने के लिए कि ये है मेरा एक मॉलिक्यूल H2O, दूसरा ऐसा ही है मेरे पास सेम H2O, तो H2O के एक मॉलिक्यूल के साथ H2O के दूसरे मॉलिक्यूल, ये जो H है, इसको थोड़ा टेढ़ा करो, ये तो छोटा वाला है, रोटेट कहाँ है, रोटेट ये कभी यूज नहीं करते ना, कैसे
ये पूरा नोट नहीं हो रहा है। हाँ चलेगा, ऐसा चलेगा। ये लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है H2O का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O का, ये इन लोगों के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। यही है हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये H O के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके O के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। क्यों? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वहां पे बॉन्ड बनता है। तो ये है इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वांडरवाल्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर यहां पर मुझे इसको सॉल्यूबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये H और O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा। और ये तो स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या? दूसरा ये कि अगर इसको मुझे इसमें सॉल्व करना है तो R X का ये बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो R भी जुड़ेगा, X भी जुड़ेगा। ओके, जुड़ेगा मतलब R जुड़ेगा किसके साथ, X जुड़ेगा किसी के साथ, तभी तो सॉल्यूबल होगा। नहीं तो सिर्फ यहाँ भी RX लिख दिया तो वो सॉल्यूबल नहीं है, वो तो RX वहां पे पड़ा रहेगा। ओके, हमें तो सॉल्यूबल करना है, सिर्फ डालना नहीं है। ओके, सॉल्यूबल करना है मतलब ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब जाके ये पूरा का पूरा, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए अगेन यहाँ पर यू नीड एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी चाहिए, यहाँ भी एनर्जी चाहिए, और यहाँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस इसको इसमें सॉल्यूबल हम कर सकते नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो तुम अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले जाओगे तो सॉल्यूबल हो सकता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ था केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं लेकिन सिंपल केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था ना कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल बी। अभी हमने सॉल्यूशंस पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केस थे कि सॉल्यूशन किस चीज का बना हुआ है। लेकिन जो हम जनरल केस लेते हैं वो क्या, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट लिक्विड, वो वाला जो सॉल्यूशन 9 टाइप्स देखे थे हमने, याद है ना? सॉल्यूशंस रिवाइज करना, अभी एग्जाम आएगी। ओके, तो वो 9 टाइप्स, तो वो जो जनरल लेते हैं उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। याद आ गया? तो किस में डिक्रीज होती थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करो और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए? याद आया है कुछ? हाँ, लेकिन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल? जैसे ये था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो वो कौन सा है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है सॉल्युबिलिटी। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। याद करो, बहुत फेमस एग्जांपल दिया था। अरे कोका कोला, सोडा, ओके, तो नहीं दिया था, वो गैस इन लिक्विड है। तो जैसे ही हम थोड़ी भी हीट देंगे, कितनी थोड़ी हीट, सिर्फ ऐसे एक बार हिलाया और हीट जो रिलीज हुई उतनी हीट, ऐसे अलग से कोई ऐसे तुम बर्नर लेके आने की भी जरूरत नहीं। एक बार ऐसे हिलाया तो हिलाया मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, और एक बार हिलाने से ही जो एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी से क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब वो बाहर चला गया। बाहर चला गया मतलब अंदर रहा नहीं, अंदर रहा नहीं मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो वो गैसेस इन लिक्विड था। ओके, ये तो रिवीजन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत, जैसे मैं ये बता रहा था कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेंगे तो सॉल्युबल होता है, अदरवाइज वो हम मेहनत करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसके जगह पानी की जगह और कुछ ले लो ना यार, तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा उसी टेम्परेचर पे। उसी टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, उसी टेम्परेचर पे पानी की जगह तुमने कुछ और ले लिया। कौन ले लिया? ये RX है तो कुछ और ले लो, टॉल्यूइन ले लो, मामा मासी सेम जैसे। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, तो सेम नेचर के हो गए, तो वो अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। डन। ओके, सो वही चीज है, क्या है, पढ़ते हैं। देखो
कि haloalkanes are very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkanes in water, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules. इन लोग के बीच का attraction तोड़ने के लिए भी energy चाहिए and break the hydrogen bonds between the water molecules. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkanes and the water molecules, as these are not strong as the original hydrogen bonds in water. मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर ये RX सपोज टूट भी गया और ये RX ज्वाइन हो गए हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बॉन्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है. और अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो तब जो रिलीज होगी एनर्जी, वो भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी नहीं. ज्यादा देखो, सेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनेगा तब रिलीज होगी वो भी ज्यादा ही होगी एनर्जी. और अगर जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी ही एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो बॉन्ड जब बनेगा तब भी थोड़ी ही एनर्जी रिलीज होगी. सिंपल है. ओके, तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं. एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स इन वाटर इज लो. सिंपल है, समझ गए? पक्का? ओके, चलो. However, इसको बंद कर देते हैं. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions between the haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecule. मतलब क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस में, कि अगर उनको हमने, मतलब ये सॉल्यूट को, अल्काइल हैलाइड को हमने पानी की बजाय कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तुमने सपोज बेंजीन ले लिया, ओके, उसमें अगर तुम सॉल्यूबल और डिसॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो तो वो वहां हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो RX वहां पे बॉन्ड बनाएगा, बेंजीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा इन कंपैरिजन टू दी RX जब वाटर में बॉन्ड बनाता है तब. तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो अच्छे से सॉल्यूबल हो जाएगा. और यहां पर तो लेस, एकदम लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब वीक बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं रहा, वीक बॉन्ड बन रहा है. अंडरस्टूड? तो अगर सॉल्युबिलिटी का हमें समझ में आ गया क्या, कि वाटर के अंदर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्काइल हैलाइड आर सॉल्युबल, गुड सॉल्युबल. ओके, सॉल्युबिलिटी अच्छी है. लेकिन उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये है कि जो RX बॉन्ड है, वो RX बॉन्ड जब टूटेगा, देन एट दैट टाइम वी नीड एनर्जी उनको तोड़ने के लिए. और जो पानी है वहां पर भी वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. और जब ये RX ये पानी के साथ ज्वाइन होगा तब जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा वीक बॉन्ड बनेगा. और वीक बॉन्ड बनेगा मतलब ज्यादा सॉल्युबल नहीं है. लेकिन ये एक पार्ट खत्म हुआ. लेकिन अगर यहाँ पानी की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, तो अब RX जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी RX का बेंजीन के साथ बॉन्ड और RX का वाटर के साथ बॉन्ड. तो RX का वाटर के साथ जो बॉन्ड है उसकी कंपेयर में RX का बेंजीन के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा इजीली सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू दी सॉल्युबिलिटी इन वाटर. समझ में आया? वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उसमें सॉल्युबल है, वो तो समझ में आ गया. लेकिन उसके रीजन को समझाने के लिए तुम्हें उसमें एनर्जी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये समझा हमने सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हमने नेचर समझा, उसके बाद हमने समझा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद हमने समझा डेंसिटी, और उसके बाद लास्ट में अभी हमने समझा सॉल्युबिलिटी. अंडरस्टूड? तो पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती है. नेक्स्ट तो केमिकल प्रॉपर्टीज है. समझ में आ गया? पक्का? याद रह जाएगा? थोड़ा बहुत तो याद रह गया, 60-70% तो याद रह गया, और समझ में तो 100% आया ना. ओके, ठीक है. अभी रोज पढ़ना, लेकिन जैसे पहले भी बताया था, और इसमें तो नोट्स की भी जरूरत नहीं. NCERT ही तुम्हारी गीता है, बाइबल है, कुरान है. ओके, केमिस्ट्री में तो मतलब पूरा का पूरा पढ़ते रहो बार बार NCERT, तो हो जाएगा. डन?
ओके ठीक है।